हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ हमारा नया टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। क्लियर। देखिए, वेव ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले लाइट के बारे में जो जो कॉन्सेप्ट पहले से हमने बना रखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट भूल जाइए, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है, हमें लाइट की हिस्ट्री पढ़नी है कि लाइट का नेचर कैसे कैसे आया, कौन से साइंटिस्ट ने पहले लाइट के बारे में क्या सोचा, फिर किसी साइंटिस्ट ने उसको कैसे करेक्ट किया। तो ये लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रखे हो पहले कि लाइट में आपने क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, सारी प्रॉपर्टीज़ आपने लाइट में पढ़ ली है ना। लाइट पढ़े हो, लाइट में रिफ्रैक्शन पढ़े हो, लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़े हो, लाइट का डिफ्रैक्शन भी पढ़े हो, लाइट का पोलराइजेशन भी होता है, लाइट का इंटरफेरेंस भी पढ़े हो। सारी प्रॉपर्टीज़ हमने लाइट के बारे में पढ़ रखी है कि लाइट में ये सारी चीज़ें होती हैं, हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी पढ़ रखे हैं। बट ये सारी बातें अभी की हैं, ये किसकी बातें, ये प्रेजेंट की है। और हम कहाँ जा रहे हैं, पास्ट में ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो हम अभी पास्ट में ट्रैवल करने जा रहे हैं जब हमें लाइट की ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता था। ठीक, तो जब हमें नहीं पता था उस समय की बात करते हैं हम। सबसे पहले कौन आया, कौन आएगा बताओ। सबसे पहले आएंगे आपके फेवरेट वाले अंकल। कौन, न्यूटन सर आइजक न्यूटन, है ना। इन्होंने थ्योरी दी न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी, कई लोग न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी भी बोलते हैं, कई लोग न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक, ये थ्योरी आई थी बहुत पहले 1975 अप्रॉक्सीमेटली। सन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगी क्योंकि हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब लाइट के बारे में सबसे पहले चल रही थी बात कि भाई ये क्या हो सकता है, तो उस समय सर आइजक न्यूटन सबसे पहले आए। इन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई। इन्होंने कहा कि जो लाइट का सोर्स होता है उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। इनका पहला स्टेटमेंट क्या था कि जो लाइट का सोर्स हो, कोई सा भी लाइट सोर्स, ठीक है, मान लीजिए आपका लाइट बल्ब हो गया, जिसमें से भी आपको लाइट दिख रहा है, उसमें से जो भी लाइट का सोर्स है, सन हो गया, सबसे क्या निकलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोल दिया, कॉर्पस्कल्स बोल दिया। इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या बोला गया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोला गया। मतलब इनका पहला स्टेटमेंट क्या, देखो हम इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में लाइट के बारे में क्या क्या बताया। ठीक, पहली चीज़ क्लियर। वेव ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कि लाइट का वेव नेचर के बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, हम अभी न्यूटन के कॉर्पस्कल्स थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या पॉइंट दिया हम ये पढ़ रहे हैं। क्लियर हुई इतनी चीज़। ठीक, इन्होंने अपनी थ्योरी में फर्स्ट चीज़ ये बताई कि जो लाइट का सोर्स होता है, भाई लाइट का कोई भी सोर्स हो सकता है, तो जो लाइट का सोर्स होता है, इन्होंने बताया कि वो सोर्स क्या करता है, एक मतलब टाइनी बहुत छोटे छोटे उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं। कोई रे नहीं निकलती, कोई कुछ नहीं निकलता। उन्होंने क्या कहा, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं और उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कॉर्पस्कल्स। क्लियर, तो इसलिए लिखा, पहला सेंटेंस क्या लिख रहे हैं हम, एवरी लाइट सोर्स, इनका पहला स्टेटमेंट ही यही था, एवरी लाइट सोर्स एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, ये तो सीधा लिखने की आदत तो है ही नहीं ना मेरी, ये जाएगा ही नहीं, है ना। एवरी लाइट सोर्स एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। क्लियर। अब बोला कि ये जो देखो, सबसे पहले थ्योरी समझो। इन्होंने बोल दिया कि भाई कोई भी लाइट सोर्स है, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको हम बोल देते हैं कॉर्पस्कल्स। और इन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं पता है, ये होते हैं मासलेस। ये जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे हैं, मतलब वो कैसे हैं, मासलेस है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया, जब मासलेस हैं तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। क्योंकि अगर मास होता तो मास के कारण क्या होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाता है, और ग्रेविटी इफेक्ट के कारण कोई चीज़ फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर पाती। तो इसलिए इन्होंने क्या कह दिया, ये जो टाइनी पार्टिकल लाइट सोर्स से निकल रहे हैं ये कैसे हैं, मासलेस हैं। मतलब मासलेस होने के कारण वो कैसे ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। क्लियर, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करने वाले हैं। फिर
थर्ड प्रॉपर्टी इन्होंने ये बता दी कि जो ये ट्रैवलिंग, अब देखो ये ट्रैवल करने लगे, अभी जो ट्रैवल करेंगे ना, इन्होंने बोला कि डिफरेंट मीडियम में इसकी स्पीड डिफरेंट होगी। जो कॉर्पस्कल्स हैं, कॉर्पस्कल्स, ये क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, सुधार लेते हैं। ये जो कॉर्पस्कल्स हैं, कॉर्पस्कल्स विल ट्रैवल विथ different speeds in different mediums, भाई कॉर्पस्कल्स क्या कह रहा है कि जो कॉर्पस्कल्स ट्रैवल कर रहे हैं वो हर अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे। ये चीज़ भी इन्होंने बोल दी। बट इन्होंने एक चीज़ और बोली कि वाटर में जो स्पीड होगी और एयर में जो स्पीड होगी, ये वाटर की स्पीड, स्पीड इन वाटर और स्पीड इन एयर, ठीक है। इन्होंने कहा कि वाटर में जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। इन्होंने क्या कहा था अपनी थ्योरी में कि जो वाटर में स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब लड़ने मत बैठ जाना मेरे से, नहीं मैडम एयर में स्पीड ज़्यादा होगी। भाई ये उस समय नहीं पता था हमें, ठीक है। उस समय तो भैया न्यूटन अंकल है, न्यूटन अंकल की बात को कोई गलत साबित कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था, है ना। तो इसीलिए कभी कभी बड़े गलत भी होते हैं तो भी हम उन्हें गलत साबित नहीं कर पाते, ठीक। ऐसा मत कर देना, मार पड़ेगी घर में, समझ गए। तो क्या होता है कि इन्होंने ये अपनी थ्योरी में पॉइंट्स दिए, उसके बाद इन्होंने बोला, पॉइंट समझ में आ रहा है, वेव थ्योरी आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक। कि न्यूटन, व्हाट इज द न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, तो आप यही बताओगे कि भाई न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी में उन्होंने ये माना कि कोई लाइट सोर्स है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं, उन पार्टिकल्स को उन्होंने कॉर्पस्कल्स कह दिया। अब छोटे पार्टिकल थे तो वो मासलेस थे, मासलेस होने के कारण वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे। अलग अलग मीडियम में स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। उन्होंने बताया कि वाटर में स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एयर में स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्लियर, ठीक। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो लाइट का डिफरेंट कलर होता है, ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, लाइट का जो डिफरेंट कलर होता है वो कॉर्पस्कल्स के डिफरेंट शेप और साइज के कारण होता है, ठीक है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज, या फिर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव different shape and size of corpuscles। क्लियर, मतलब ये भी बोल दिया उन्होंने कि जो लाइट का डिफरेंट कलर होता है वो डिफरेंट क्योंकि इसलिए होता है कि कॉर्पस्कल्स के जो शेप एंड साइज हैं वो अलग अलग होते हैं। अब मन में सोच रहे होगे ना न्यूटन अंकल ने कितना बेवकूफ़ बनाया है अपनी थ्योरी में, ठीक है। इतना के बाद भी उस समय तक बेटा, ये क्योंकि बहुत पुरानी बात है, इस समय हम न्यूटन सर को किसी भी पॉइंट पे हर बात वो ऐसा, इन्होंने अपनी थ्योरी कही और इस थ्योरी के बाद उन्होंने लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया। ये चीज़ समझ में आई, ठीक। अब देखो इन्होंने अपनी थ्योरी के बेसिस में क्या प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, देखो लाइट की पहली प्रॉपर्टी कौन सी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को इन्होंने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, देखो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ये जो कॉर्पस्कल्स हैं, ठीक है, कॉर्पस्कल्स क्या कर रहे हैं, वो इलास्टिक होते हैं। जब वो ऐसे किसी मीडियम पे जाते हैं तो वो टकराते हैं और उतनी ही एनर्जी के साथ वापस चले जाते हैं। एंगल वेंगल की बात इन्होंने नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, मतलब अब ये अपनी, हम इसे बाद में रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, उन्होंने पहले अपनी थ्योरी में कहा था कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। अगर वो किसी एक मीडियम में टकराते हैं तो टकराने के बाद वो क्या हो जाते हैं, उसी एनर्जी के साथ उस मीडियम में वापस चले जाते हैं। मतलब अपनी इस थ्योरी के बेसिस में कहीं ना कहीं उन्होंने रिफ्लेक्शन को क्या कर दिया था, प्रूफ कर दिया था, ठीक। सेकेंड चीज़ आते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिफ्रैक्शन की। अब देखो इन्होंने रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर लिया। अब वो कैसे प्रूफ किया, कहा इन्होंने, जैसे मान लो कि अगर ये कॉर्पस्कल्स हैं, ये क्या मीडियम है हमारा, रेयर मीडियम है, ठीक है।
ये रेयर मीडियम है और ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो जब ये कॉर्पस, जब लाइट रे क्या करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये लाइट रे, मान लो ये लाइट रे ऐसे जा रही है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना। तो क्या होता है, जब ये लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा है ना, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ सब तरफ क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, देखो, मान लो यहाँ पे का कोई पार्टिकल मैंने उठा लिया, ये पार्टिकल, इसमें सब तरफ फोर्स लग रहा है, इधर 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 सब तरफ। तो ये सारे फोर्स देखो बैलेंस हो जाएंगे, सिर्फ कौन सा नहीं होगा, वर्टिकल वाला बैलेंस नहीं होगा। तो जब ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो सारे तरफ क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसके कारण ये लाइट रे ऐसे ना जाके ऐसे चली जाती है। समझ में आया कुछ। जब ये लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा, तो डेंसर में क्या है, देखो, अगर दोनों में पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स बराबर होते, दोनों रेयर मीडियम होता, तो जितना फोर्स इधर लग रहा होता, इस साइड लग रहा होता, मतलब जहाँ ऐसे ट्रैवल कर रही है उस साइड इधर भी उतना ही फोर्स लगता, तो वैसी की वैसी निकल जाती। बट क्योंकि ये डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने उस पाथ में नहीं जाने देंगे उसको, उससे इस यहाँ जितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा था उससे ज़्यादा यहाँ ग्रेविटी फोर्स लगेगा, इसलिए ये लाइट थोड़ी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये इनकी क्या हो गई, ये इनकी थ्योरी थी, ठीक। और इनकी थ्योरी अच्छी खासी चल भी रही थी। इन्होंने क्या, बहुत समय तक इनकी थ्योरी को क्या माना गया, सही माना गया। अब इनकी थ्योरी के पॉइंट्स एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। कौन क्या बोला, एक तो जो लाइट सोर्स है वो क्या एमिट कर रहे हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, क्या बोल रहे हो, कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स क्या करते हैं, आपका तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, क्यों, उनका मास कम होता है इसलिए। फिर डिफरेंट मीडियम में कैसे चलते हैं, डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, ठीक। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए और अपनी थ्योरी के बेसिस में इन्होंने लाइट की जो मेन प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको भी कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया, ठीक। बट जो लाइट की अदर प्रॉपर्टी है बेटा, कौन सी अदर प्रॉपर्टी, जैसे हम बात करें किसकी, इंटरफेरेंस की, ठीक है। लाइट इंटरफेरेंस शो करता है, हमने 11th में पढ़ा है ऑलरेडी, है ना। और फिर उसके बाद में लाइट के बारे में नहीं पढ़ा है, बट वेव तो पढ़े हो ना। लाइट बेसिकली क्या है, वेव है, हम बाद में प्रूफ कर चुके हैं लाइट को वेव। डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, साउंड वेव्स पढ़े हो वैसे, है ना, वैसे लाइट का भी होता है, डिफ्रैक्शन हो गया। एंड थर्ड वन, पोलराइजेशन, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये तीन प्रॉपर्टी सर आइजैक न्यूटन प्रूफ नहीं कर पाए थे। और सबसे मेन चीज़ क्या हुई, एक साइंटिस्ट आए सन, देखो ये कौन से सन की बात है, 1975 की बात है, 1850 के आसपास, 1850 के आसपास एक और साइंटिस्ट आए। मतलब सोच लो कितना दिन चल गई इनकी थियरी। इस समय एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फौकॉल्ट। क्या लिखते हैं अपन, फौकॉल्ट, CAULT, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया कि इनका जो ये स्टेटमेंट था ये गलत था। न्यूटन सर की थ्योरी काफ़ी अच्छी चल रही थी और बहुत समय तक इस थ्योरी को सही माना जा रहा था। बट सन 1850 के पास में एक साइंटिस्ट आए फौकॉल्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया बेटा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में ज़्यादा होती है, ना कि वाटर में। अब जब ये थ्योरी सामने आ गई तो ये थ्योरी पूरी की पूरी तरीके से इसको गलत मान लिया गया। जब तक ये थ्योरी नहीं आई थी मिस्टर फौकॉल्ट की, तब तक इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा सही माना जा रहा था कि लाइट एक्चुअली में क्या है, लाइट सोर्स से पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पार्टिकल्स रिफ्लेक्शन देते हैं, वो पार्टिकल्स रिफ्रैक्शन देते हैं, और सारी पार्टिकल्स, सारी थ्योरी को लाइट को कॉर्पस्कल्स, मतलब लाइट सोर्सेज होते हैं, लाइट जो निकलता है, लाइट को क्या माना जाता था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक।
तो ये थ्योरी तब तक सही मानी गई, कब तक सही मानी गई, जब तक फौकॉल्ट ने क्या नहीं प्रूव कर दिया कि जो लाइट की स्पीड है वो एयर में ज़्यादा होती है, ना कि किसमें, वाटर में। क्लियर हुआ? तब ये चीज़ समझ में आई कि भाई अगर ये गलत थे तो फिर सही कौन था, सही क्या है। तो फिर सर्च किया गया और फिर एक साइंटिस्ट का नाम आया। कौन से साइंटिस्ट, किन साइंटिस्ट का नाम आया, दूसरे साइंटिस्ट का नाम आया जो है, जिनका नाम आप शायद पहले से सुने हुए हैं। वो है आपके हाइगन्स थ्योरी, है ना। वो कौन है आपके, हाइगन्स थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइगन्स वेव थ्योरी बोलते हैं। विजिबल है ना आप लोग को? चलिए अच्छी बात। देखिए ये डच साइंटिस्ट हैं हाइगन्स, इसीलिए इनका नाम थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे। हाइगन्स वेव थ्योरी। जब न्यूटन सर गलत साबित हो गए, उनके बाद और थ्योरी पे ध्यान दिया गया, तब कहीं ना कहीं हाइगन्स वेव थ्योरी सामने आई, जो कि कहीं ना कहीं न्यूटन थ्योरी के आसपास ही दी गई थी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों के समय पे, पर न्यूटन सर का नाम इतना हैवी था ना कि इस थ्योरी पे किसी का ध्यान नहीं गया। जब फौकॉल्ट आए सामने और उन्होंने जब उस थ्योरी को गलत साबित कर दिया कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि नहीं, एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसके बाद इस थ्योरी में लोगों का ध्यान गया। ठीक, इन्होंने कहा था, ये भी कोई, इन्होंने भी बहुत सारी सही बातें नहीं की थी, इन्होंने भी गलत ही माना था, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लाइट को क्या मान लिया था, पार्टिकल मान लिया था। इन्होंने लाइट को बोला कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है। बट आप जानते हो लाइट मैकेनिकल नहीं, लाइट इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव है। ठीक है, बट इन्होंने क्या माना, लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है। अब जैसे ही मैकेनिकल वेव बोला, दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि मैकेनिकल वेव मतलब कब ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्लियर? इतना तो आप सबको पता है ना। ये मत भूल जाना कि मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए। मैम आप तो बोले थे पूरा भूलने के लिए, हम भूल गए, मारूंगे रे चट्ट से। ठीक है, देखो तो लाइट के बारे में इन्होंने क्या माना कि लाइट को मैकेनिकल वेव माना। अब मैकेनिकल वेव जैसे समझ में आ रहा है बेटा, दिमाग में क्लियर होता है कि मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब भाई आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, मैडम फिर सन से रेज आती है, वो कैसे आएगी, क्योंकि वो तो बिना मीडियम की आती, इसको इन्होंने कैसे प्रूव किया। तो जैसे आप लोग हो ना, वैसे उस समय भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, उस समय भी ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बोला कि भाई अगर ऐसा है कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम चाहिए, तो फिर सनरेज से कैसे आ गई यहाँ सन मतलब पृथ्वी तक। ठीक है, तो उन्होंने बताया, तो एक दूसरे साइंटिस्ट उभर के आए जिन्होंने इनकी थ्योरी को सपोर्ट कर दिया, और वो थी हमारी ईथर्स थ्योरी। ROR वाला ईथर नहीं बना लेना रे भैया। ठीक है, कौन सी थ्योरी, ईथर्स थ्योरी। अब देखो ईथर्स थ्योरी सपोर्ट कर दी किसका, हाइगन्स थ्योरी का। ये इन्होंने इनको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। अब वो कैसे सपोर्ट कर दिया सोचो। देखो ईथर्स थ्योरी ने बोला कि हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ एक बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट और इलास्टिक मीडियम है। क्या बोल दिया, हमारे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा क्या है, इलास्टिक और डाइल्यूट मीडियम है। ये मीडियम कैसा है, देखो हमारे चारों तरफ सोचो, डाइल्यूट मतलब एकदम तनु विलियन, अब ये तनु मैं सही बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बहुत ही हल्का सा मीडियम है, हल्का हल्का एकदम लाइट है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब उसको आप कितना भी चाहे ना आप खींच सकते हैं, पहनते हो ना रे। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल एकदम ज़्यादा उसको क्या करते हो आप, खींच सकते हो, तन्यता उसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ईथर्स थ्योरी ने कहा कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, एक ऐसा मीडियम अवेलेबल है जो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है और बहुत ही ज़्यादा क्या है, इलास्टिक है। अब उस समय वेव थ्योरी वगैरह थी, उस समय वेलोसिटी को मेज़र कैसे किया जाता था, ये वाले फॉर्मूले से, इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। अब डाइल्यूट बोल दिया मतलब डेंसिटी क्या हो गई, बहुत बहुत कम, इलास्टिक मटेरियल बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी बहुत बहुत ज़्यादा, यानी वेलोसिटी भी क्या होगी, बहुत बहुत ज़्यादा। तो ईथर्स थ्योरी इस फॉर्मूले के बेसिस में कहीं ना कहीं क्या है, सही लग रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है मतलब डेंसिटी क्या है, बहुत कम है,
और इलास्टिक मीडियम है मतलब इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत कम हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो आप सबको पता ही है कि सन से जो रेज आती है वो बहुत हाई वेलोसिटी से आती है। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं हमें सही लगी और इस थ्योरी ने हाइगन्स थ्योरी का क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। तो ये थ्योरी भी हमें क्या लगने लगी थी, सही लगने लगी थी। ठीक, तो ये रही हाइगन्स थ्योरी कि हाइगन्स ने क्या माना कि भाई इन्होंने बोला कि लाइट मैकेनिकल वेव है, उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम को हाइगन्स ने जस्टिफाई नहीं किया, जो मीडियम का कॉन्सेप्ट था उसको जस्टिफाई किया ईथर्स ने। ईथर्स ने ये बोला कि जो भाई हमारे सराउंडिंग में मीडियम है वो कैसा है कि वो एक डाइल्यूट मीडियम है और आपका बहुत ज़्यादा इलास्टिक मीडियम है, ठीक है। और इलास्टिक होने के कारण उसमें जो वेलोसिटी निकली वो बहुत हाई निकली। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं सही साबित होने लगी। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ भी की। जो हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, रिफ्लैक्शन, ठीक है, रिफ्लैक्शन इन्होंने प्रूफ किया, रिफ्रैक्शन भी इन्होंने प्रूफ किया, देन आपका क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस भी इन्होंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हम सब चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे ना, ये सारी थ्योरी। उसके बाद इन्होंने क्या शो किया, डिफ्रैक्शन इन्होंने प्रूफ किया, ठीक। ये तुम लोग के जैसी राइटिंग जो तुम्हारी भविष्य में बनने वाली है ना, उससे भी मेरी थोड़ी ठीक ही है। तुम लोग तो जब डॉक्टर बन जाओगे मेरे से भी बुरा लिखोगे, ठीक है। और देन सिर्फ एक प्रॉपर्टी इन्होंने प्रूफ नहीं की, दैट प्रॉपर्टी इज पोलराइजेशन। सिर्फ ये प्रॉपर्टी ये प्रूफ नहीं कर पाए, बाकी इन्होंने सारी प्रॉपर्टी लाइट की प्रूफ कर दी हाइगन्स ने अपनी वेव थ्योरी के बेसिस पे, ठीक। अब दिमाग में जैसे ही आए ये थ्योरी क्यों नहीं प्रूफ हो पाई जब हर चीज़ सही था। ये थ्योरी इसलिए नहीं प्रूफ हो पाई बेटा क्योंकि ये जो पोलराइजेशन है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इन्होंने क्या माना था, मैकेनिकल वेव माना था, यहीं फंस गए, वरना थ्योरी सही साबित हो जाती पूरी की पूरी, ठीक है। देखो तो ये हाइगन्स थ्योरी है। अब जब हमें हाइगन्स थ्योरी के बारे में पता चल गया है तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी बहुत दिन तक सही थी, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने प्रूफ किया। तो हाइगन्स थ्योरी का जो रिफ्लेक्शन कहीं कैसे उन्होंने सही प्रूफ किया, रिफ्रैक्शन उन्होंने कैसे सही प्रूफ किया, ये सब हमारे सिलेबस का पोर्शन है, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे टॉपिक में है कि उन्होंने कैसे इन सारे प्रॉपर्टीज़ को सही प्रूफ किया है। आई गेस आपको दोनों टॉपिक या दोनों थ्योरी समझ में आई हो। बेटा आज के लिए आप लोग इतना ही रखिए, हम थ्योरी के साथ में कल मिलेंगे, ठीक। तब तक के लिए बेटा पढ़ते